हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कंप्यूटर अवेयरनेस का हम एक काफ़ी फैक्चुअल टॉपिक है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका नाम है कंप्यूटर्स का इतिहास। तो कंप्यूटर का क्या इतिहास है, कौन कौन से जनरेशन है कंप्यूटर के, क्या क्या चीज़ें उनमें याद रखने वाली है, उनको एक हम कंसेप्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। जब सबसे पहली बार कंप्यूटर बने थे तो इस तरह से थे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक कंप्यूटर है जो पूरे रूम में आता था। और उस समय जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा उनमें से हीट निकलती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती थी। इनफैक्ट स्पेशल कूलर वगैरह उनको ठंडे करने के लिए रखने पड़ते थे। स्पेस बहुत कम होती थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। तो काफ़ी सारी कमियां उनमें थी, राइट। यहाँ देखिए, ये जो सबसे पहला कंप्यूटर था जिसे एनिएक बोलते हैं, ENIAC, उसका फोटो आप देख सकते हैं। ये एक दुर्लभ चित्र है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितने सारे इसमें इनपुट हैं, आउटपुट हैं, कितने सारे इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स हैं। तो इस तरह के पहले कंप्यूटर हुआ करते थे। इन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो एक टाइमलाइन हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट जनरेशन हम उनको बोलते हैं जो 1940 से 1956 के बीच में कंप्यूटर आए, यानी जो सबसे पहले कंप्यूटर आए। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर आए तो उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होती हैं आपको मैं दिखा देता हूं। ये होती है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक सील्ड ग्लास ट्यूब होती है, यानी ग्लास मतलब होता है कांच, यानी कांच की बनी हुई ये ट्यूब होती हैं। इनमें अंदर एकदम वैक्यूम होता है, यानी हवा नहीं होती इनमें। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एकदम फ्रीली पास होता है, क्योंकि अगर इनमें एयर होती तो एयर के अंदर रेजिस्टेंस आता है, राइट। तो ये वैक्यूम ट्यूब होती हैं, इनमें फ्रीली जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास होते हैं। तो इन्हें वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। और आप मानेंगे नहीं, ये जो पहला कंप्यूटर था ना ENIAC, इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि 17,000 वैक्यूम ट्यूब थी। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स और कितना बड़ा ये सिस्टम होगा। तो वैक्यूम ट्यूब जो हैं ये बहुत बड़े इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करते हैं। लेकिन वैक्यूम ट्यूब इतने सारे हैं तो इसके कई डिसएडवांटेजेस भी थे। एक तो ये पावर बहुत कंज्यूम करते थे, और अगर इनमें फिर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता था तो हीट बहुत निकलता था इनमें, और इस वजह से बहुत ज़्यादा फेलियर इनमें हो जाते थे। आग लगने का खतरा या जो शॉर्ट सर्किट या इस तरह के फेलियर भी देखने को मिलते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जिनमें जो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें यूज़ होता था। अगर आपने मेरा चैप्टर पढ़ा हो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पुराने जो कंप्यूटर होते थे उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, राइट। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें जब तक एक टास्क खत्म नहीं होगा ना, आप दूसरा टास्क नहीं कर सकते। तो वो पहले वो क्या करता था, बहुत सारी चीज़ों को क्लब कर देता था। बहुत सारे जो जॉब्स हैं, जैसे आपने बहुत सारे जॉब्स हैं उनको वो क्लब कर देता था एक बैच में, राइट। जैसे ऐसे समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं आपने उनके बैच बना दिए। 100 स्टूडेंट हैं, आपने 10-10 के बैच बना दिए। और आपने कहा कि जो क्लासरूम है आपने कहा कि उससे एक बार में एक ही बैच निकलेगा, तो बाकी 90 को खड़ा रहना पड़ेगा। पहले ये 10 निकलेंगे, फिर अगले 10 का नंबर आएगा। तो जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने उनके क्या कर दिए, बैच बना दिए। यानी और एक बैच का काम जब खत्म होगा तो तभी दूसरे बैच का काम शुरू होगा, राइट। तो इसमें क्या होता था, ये जो जॉब्स है ना, इन्हें पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप यूज करते थे उस समय, पुराने जो होते थे। तो उसमें जो सिमिलर जॉब्स वाले हैं उनका बैच बना दिया जाता था और उनको कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया जाता था। इस वजह से क्या होगा, एक टास्क पहले खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा, यानी मल्टीटास्किंग ये कंप्यूटर नहीं कर पाते थे। समझ में आया? मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते थे, ये नॉन प्रीएम्प्टिव थे। ये वर्ड आपने मेरे मुंह से सुना होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब ये होता है, प्रीएम्पशन मतलब वो ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट, तो उसकी एक खास बात ये होती है कि वो एक टास्क को रोक सकता है। कि भाई कोई अभी टास्क चल रहा है, उसको रोक दिया और इतने दूसरा शुरू कर दिया क्योंकि वो ज्यादा प्रायोरिटी पे है। जैसे मान लो आपके पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन आपके पास जो है 2-3 काम है, तो आप क्या करोगे, कम प्रायोरिटी वाले को बाद के लिए रख दोगे और जो ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको पहले करोगे। इसको प्रीएम्पशन बोलते हैं। लेकिन ये नॉन प्रीएम्प्टिव थे, इनका बस सीधा सा था, एक टास्क खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा खत्म होगा तो तीसरा स्टार्ट होगा,
इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले नहीं कर सकते थे, तो नॉन प्रीएम्प्टिव थे। फिर मल्टीटास्किंग भी इनमें पॉसिबल नहीं था। समझ में आया आपको? तो ये पुराने वही ऑब्वियसली जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था। फिर ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे, पूरा रूम ले लेते थे। इनमें जो है ये बहुत एक्सपेंसिव भी थे ऑपरेट करने में, और इनमें मशीन लैंग्वेज वगैरह जो अगेन जो बहुत पुरानी और प्रिमिटिव लैंग्वेज हुआ करती थी ना, तो उनका इस्तेमाल हुआ करता था। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपके एमसीक्यू के लिए ज़रूरी हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। तो एनिएक मैंने आपको दिखाया, एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था। तो ये एनिएक की फुल फॉर्म भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर यूनिवैक, यूनिवैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। फिर आईबीएम ने कुछ बनाए थे, मॉडल नंबर 701, 702, 650, एडसैक और एडवैक। तो ये सारे जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, राइट। और अगर आपसे पूछें कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे पहला, तो आंसर है एनिएक। अगर पूछे पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर है यूनिवैक। अगर आपसे पूछें कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था सीडीसी 6600, जिसको सीडीसी यानी कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ये पहला सुपर कंप्यूटर था दुनिया का। सुपर कंप्यूटर हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे, तो उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं, ये जो एनिएक बनाया था सबसे पहला कंप्यूटर, ये किसने बनाया था, तो ये प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली इन्होंने बनाया था। मैं रिपीट करता हूं, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के मोर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, समवेयर बिटवीन 1936 एंड 1946। अंडरस्टूड? तो एनिएक जो है ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एबीसी यानी एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी। तो अगर आपसे पूछें कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर है एनिएक। और अगर पूछे पहला ऑटोमेटिक, ये शब्द पे ध्यान देना, ऑटोमेटिक, तो आंसर हो जाएगा एबीसी यानी एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर हैं ये मशीन कोड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन कोड अपनी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज करते थे, और इनमें वही पुराने जो पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप वगैरह यूज होते थे एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद एक चीज आपको ये याद रखनी है, एनालिटिकल इंजन। अगर आपसे पूछें कि चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था तो कौन सा था, तो उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन उसको बोलते थे, 19th सेंचुरी में इन्होंने बनाया था। लेकिन ऑब्वियसली जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था एनिएक। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन। भारत में पहला कंप्यूटर कौन था अगर ये पूछे, तो आंसर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बनाया, और इसका नाम है टिफरैक यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था 21 जनवरी 1969 को, और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है वहां पे कमीशन किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। इज दैट अंडरस्टूड? अब मैंने आपको जब ये बताए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो उनके नाम मैंने आपको बताए, जैसे यूनिवैक, एनिएक, एडसैक, एडवैक। तो पहला कंप्यूटर अगर पूछे कौन सा था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, यानी आप इसमें जो वैरायटी ऑफ टास्क हैं वो मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसमें मेमोरी का इस्तेमाल किया गया टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। आप बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो वो था एडसैक। ये जो कंप्यूटर है जॉन वॉन न्यूमैन के कंसेप्ट पर बेस्ड था। सो डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पहली बार किस कंप्यूटर में आया था, तो आंसर है एडसैक, अगेन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं, 1940 से 1956, राइट। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की टाइमलाइन क्या होगी, 1957 से 1963। इस समय जो कंप्यूटर आया हम उनको बोलते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड, जब जनरेशन वर्ड यूज करते हैं मतलब इंप्रूव्ड, अपडेटेड, अपग्रेडेड। जैसे हम यूज करते हैं 4G यूज कर रहे हैं, 5G आएगा, 5G यूज कर रहे हैं, फिर 6G यूज करेंगे, तो G मतलब जनरेशन, यहाँ पे भी जनरेशन होता है। तो ये ज्यादातर चीजों में जनरेशन वर्ड यूज होता है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनमें हमने सबसे बड़ा जो चेंज किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। दिस वॉज द बिगेस्ट चेंज। तो इसमें एक एमसीक्यू डायरेक्टली आ सकता है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे, तो आंसर है ट्रांजिस्टर। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को हमने हटा दिया और ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, तो सबसे बड़ा चेंज था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वो कौन सी जनरेशन है जिसमें ट्रांजिस्टर आए थे, तो आंसर हो जाएगा सेकंड जनरेशन। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये छोटे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं
जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। इससे कंप्यूटर साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी छोटे हो गए थे। आपने देखा पहले तो पूरे कमरे में आते थे, तो जैसे जैसे आप देखेंगे जनरेशन बढ़ती जाएंगी, कंप्यूटर छोटे होते जाएंगे। तो ट्रांजिस्टर जो है, इनकी वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, पावर एफिशिएंसी बढ़ गई, हीट जनरेशन कम हो गया, इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वैसे तो ट्रांजिस्टर जो थे 1947 में ही डिस्कवर हो गए थे, लेकिन कंप्यूटर में उनका इस्तेमाल जब हुआ था तो लेट 1950s में हुआ था। इसीलिए सेकेंड जनरेशन 1957 से 1963 तक है। अब हालांकि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले ये अच्छे थे, बिग इंप्रूवमेंट था ट्रांजिस्टर में, लेकिन अभी भी काफ़ी जो हीट है कंप्यूटर में रहती थी, राइट। तो वैक्यूम ट्यूब से तो डेफिनेटली ये काफ़ी सुपीरियर थे, क्योंकि ये छोटे हो गए थे, फास्टर, चीपर और लेस हैवी हो गए थे ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज़। बट उसके बावजूद इनमें भी कमियां थी, मेंटेनेंस काफ़ी डिफिकल्ट था, हीट अभी भी थी। वैक्यूम ट्यूब से तो बेहतर थे, लेकिन फिर भी ट्रांजिस्टर में भी हीट काफ़ी होती थी, और इनमें वही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप और वही पंच्ड कार्ड वगैरह, वही सब इनमें यूज़ होता था। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज इंप्रूव हुई। इस समय थोड़ा कोबोल या फोर्ट्रेन वगैरह टाइप की लैंग्वेजेस भी डेवलप होने लगी थी, तो रिलेटिवली बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज़ करने लगे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो ट्रांजिस्टर ड्रिवन मशीन है, ये पहले कंप्यूटर थे जो डेटा इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरीज में इन्होंने स्टोर किया। मूविंग फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। पहले जो मैग्नेटिक ड्रम था उसके बजाय अब मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, और इससे इनमें जो है मेमोरी आ गई, तो इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करने लगे। और जब ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए थे तो मेनली ये एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री इनका यूज़ करती थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और इस तरह से यूज़ हो रहे थे। इनफैक्ट जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे तो हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए आए थे। तो उस समय वर्ल्ड वॉर वगैरह का टाइम था, आप जानते हैं जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे। वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945, तो दैट कोइंसाइडेड विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन उस समय भी वो टाइम था, वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था, कोल्ड वॉर वाला जो है वो टाइम था, और तब भी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब और इन सब के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था कंप्यूटर का। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल क्या हैं? IBM का 1401, यूनिवैक, लेकिन यूनिवैक के आगे देखिए 1107, ये इम्प्रूव वर्जन है जो पहले यूनिवैक आया था। तो अगर सिर्फ यूनिवैक है तो फर्स्ट जनरेशन, यूनिवैक 1107 है तो सेकेंड जनरेशन। CDC 1604 और CDC 3600, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन के। इन पे भी MCQ आ सकते हैं, आपको मॉडल नंबर दे देंगे और पूछेंगे कौन सी जनरेशन का है, तो ये बस आपको याद करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया IBM 1401, यहाँ पे देखिए ये अभी भी काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन वाला तो पूरा रूम ले लेता था, ये फिर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन वाले से काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी स्मॉल है, राइट। IBM 1401 मॉडल है ये, सेकेंड जनरेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। अब टाइमलाइन अगर आप देखें तो 1957 से लेके और 1963 तक था सेकेंड जनरेशन, तो 1964 से 1971 तक जो जनरेशन है वो है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन में आए, तो आंसर है थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट ने काफ़ी ट्रांसफॉर्म की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनमें क्या था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर की बजाय हमने जो मल्टीपल ट्रांजिस्टर थे और जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थे, हमने उनको एक सिलिकॉन चिप यानी सेमीकंडक्टर पे लगा दिया। तो उससे कंप्यूटर और बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। सिग्निफिकेंटली कंप्यूटर का जो साइज है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ, रिड्यूस हुआ, राइट। और कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ गई, यानी जो उनकी कैलकुलेशन स्पीड है, यानी कंप्यूटेशनल पावर, उसमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला। तो अब सेकेंड जनरेशन में हम बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, तो उसकी बजाय हमने क्या किया, उनको एक सिंगल सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल किया, जिसने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में होने लगा था, और इसमें पंच कार्ड और प्रिंट आउट वगैरह इन सब की बजाय यूजर्स इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ गया, राइट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये कब आ गए, थर्ड जनरेशन में। उससे पहले तो वही पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी, पंच कार्ड और वही सब। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ गया तो ऑब्वियसली एक तो कंप्यूटेशनल जो पावर है वो भी बढ़ी। तो अब मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही समय पे चलने लगे, मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही जगह पे चलने लगे, राइट। और इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे IBM की 360 सीरीज,
IBM की 370 सीरीज और DEC PDP-8, ये कुछ एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन के। ये बस आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं है, राइट। तो थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है 360 370 सीरीज या DEC PDP-8। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। तो आप थर्ड जनरेशन की टाइमलाइन देखिए, 1964 से 1971 और इसकी है 1972 से 1979। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें बहुत ही जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें VLSI सर्किट हैं, उनका इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की बजाय यहाँ पे VLSI सर्किट आ गए। VLSI circuit having about 5,000 transistor and other circuit element with their associated circuit on a single chip made it possible to have microcomputer of fourth generation। तो आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं घरों में उनको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। जो आप अपना लैपटॉप यूज करते हो या जो अपना डेस्कटॉप PC यूज करते हो वो सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो 5,000 से ज्यादा ट्रांजिस्टर और जो दूसरे तारे हैं, सर्किट एलिमेंट वगैरह हैं, उनको हमने सिर्फ एक सिंगल चिप पे डाल दिया, यानी अगेन वही सेमीकंडक्टर चिप जो है। तो उससे उनका जो साइज है वो कम हुआ और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो भी इट वॉज पॉसिबल टू हैव देम, माइक्रो कंप्यूटर आने लगे। तो ये सब फोर्थ जनरेशन के थे, राइट। जैसे एक बड़ा पावरफुल चिप आया था 1971 में, इंटेल 4004 चिप। तो कंप्यूटर की जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे मतलब एक सिंगल चिप पे आ गए, यानी CPU जो है वो आ गया, पूरे इनपुट आउटपुट जितने भी कंट्रोल थे, जो तारे हैं, सब एक छोटी सी चिप पे आ गया। मैं आपको चिप पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इतनी छोटी सी चिप है, एकदम बहुत ही छोटी सी चिप है, राइट। तो अब इतनी तारें और उन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सारी की सारी चीज़ें बस एक ही चिप के ऊपर आ गई। तो ये काफ़ी पावरफुल चिप था इंटेल का 4004। इन कंप्यूटर में ये चिप भी लग गया था। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, आई होप अब आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी इसमें। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आ गया, माउस का उपयोग होने लगा, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हैं उनका उपयोग होने लगा, राइट। तो इसी की वजह से फिर पर्सनल कंप्यूटर, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, उनका जन्म हुआ और पूरी तरह से जो कंप्यूटर की दुनिया है वो बदल गई। अंडरस्टूड। और इनमें फोर्थ जनरेशन में थोड़े थोड़े सुपर कंप्यूटर भी आने लगे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर मेनली फिफ्थ जनरेशन में हम बोलते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े एक दो सुपर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गए थे। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उनकी, और वेदर प्रिडिक्शन में यूज़ होते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में यूज़ होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये गेम चेंजर की तरह थे, राइट। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे Apple II, IBM PC पर्सनल कंप्यूटर PC, राइट, Commodore 64, Star 1000, Cray XMP, DEC 10, PDP 11 और Cray 1। तो इसमें ये जो PDP वगैरह के कुछ पुराने मॉडल हैं वो पुरानी जनरेशन में हैं, तो ये आपको काफ़ी देख के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो Cray 1, Cray, वैसे ये Cray जो है ये अमेरिका से हमने भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने हमें मना कर दिया था इसको देने से। तो हमने अपने खुद के सुपर कंप्यूटर जो है वो बनाने स्टार्ट किए थे। ये Cray वाले जो हैं ये सुपर कंप्यूटर हैं, Cray XMP भी सुपर कंप्यूटर है, Cray 1 भी सुपर कंप्यूटर है। तो थोड़े बहुत सुपर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में भी आए। उसके बाद आप देख सकते हैं 1979 तक थी फोर्थ जनरेशन। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन 1980 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है प्रेजेंट, राइट। इसके बाद सिक्स जनरेशन है जो कि कंसेप्ट फेज में है, अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, कम से कम इंडिया में तो नहीं हुआ है। तो फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर और अब तक लेटेस्ट जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हुआ। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड होता है इन कंप्यूटिंग ऑफ रनिंग टू और मोर प्रोसेसर टू हैंडल सेपरेट पार्ट्स ऑफ एन ओवरऑल टास्क। मान लो आपका कोई टास्क है जो आपको करना है, टास्क कौन करेगा? CPU करेगा। टास्क को प्रोसेस कौन करेगा? CPU। तो एक ही टास्क इतना बड़ा है, लेकिन अगर एक ही CPU करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपने बहुत सारे CPU जोड़ दिए, यानी आपने बहुत सारे प्रोसेसर जोड़ दिए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, राइट। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? जब आप एक बड़े टास्क को करने के लिए, ओवरऑल टास्क को करने के लिए, बहुत बड़ा है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो टास्क को, और ये मान लो आपने 4 टास्क में डिवाइड कर दिया और 4 CPU लगा दिए, तो CPU 1 करेगा 1 वाला, CPU 2 करेगा 2 वाला, ये 3 वाला और ये 4 वाला, और ये चारों मिलके फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें हम मल्टीपल प्रोसेसर मतलब CPU, मल्टीपल प्रोसेसर लगा देते हैं, एक टास्क को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है? कम टाइम लगता है। पैरेलल प्रोसेसिंग के अलावा इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी देखने को मिलती है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब आपकी जो भाषा है, जैसे आपने एप्पल सीरी सुना होगा, एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनमें सीरी होता है, आप कुछ भी ऐप खोलनी है तो आप मुंह से बोल सकते हैं, राइट।
तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखने को मिलती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो परमानेंट स्टोरेज होती है आपकी, उसमें आपकी जो हार्ड डिस्क होती हैं, राइट, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गए हैं, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव परमानेंट स्टोरेज के रूप में देखने को मिलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिलते हैं सर्किट में। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, इनमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट से होता है, तो काफ़ी फास्ट स्पीड इसमें देखने को मिलती है इंटरनेट वगैरह की। ऑप्टिक फाइबर, रोबोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है, न्यूरल नेटवर्क्स, तो ये सारे फीचर जो हैं ये 5th जनरेशन में देखने को मिलते हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 5th जनरेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लैंग्वेज यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो होती हैं, एक का नाम है लिस्प और एक का नाम है प्रोलोग। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, ये लिस्प और प्रोलोग क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब 5th जनरेशन में, जैसे 1st जनरेशन में मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब, 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन में क्या यूज होता है, VLSI। यस, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने आपको बताया था ना, 5000 ट्रांजिस्टर की बजाय एक छोटा सा चिप लगा दिया। तो 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे सब में अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं, 5th जनरेशन में ULSI, इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये VLSI से ज्यादा एडवांस्ड है। VLSI यूज होती है 4th जनरेशन में, और जो ULSI है ये यूज होती है 5th जनरेशन में। इज दैट अंडरस्टूड? इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है 5th जनरेशन में, वो है नॉलेज बेस्ड सिस्टम। जैसे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी एक एक्सपर्टीज से अपना जो नॉलेज बैंक है उसको डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड सिस्टम। यानी आपका सिस्टम डिसीजन ले रहा है, लेकिन उसमें जो नॉलेज फीड करी है वो एक्सपर्ट्स ने करी है अपने सालों के डेटा और सालों के रिसर्च से। तो अब AI उस पर लग जाएगा अपने आप और डिसीजन लेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन लेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस से जो उन्होंने फीड करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी, उसको डेटा तो चाहिए ना, तभी वो बताएगी डेटा के आधार पर कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो इसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड सिस्टम। आपका सिस्टम नॉलेज बेस्ड है, एक्सपर्ट्स जो हैं, ह्यूमन एक्सपर्ट्स, उन्होंने अपनी जो नॉलेज है वो सिस्टम में डाल दी, सिस्टम ने उसको कैप्चर कर ली। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बेसिस पे बताएगा कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी 5th जनरेशन में देखने को मिलता है। तो इनके एग्जाम्पल हो गए आजकल के जो भी लैपटॉप हैं, टैबलेट, आईपैड, स्मार्टफोन, ये सारे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब एक 6th जनरेशन भी है जो कंसेप्चुअल स्टेज में है अभी, राइट। अभी इस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं इसमें, तो जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, या मिक्स्ड रियलिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये 6th जनरेशन में आएंगी। कब आएंगी, कितनी, किस तरह से आएंगी, अभी तो काम चल रहा है। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में हम तो अभी शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन चाइना वगैरह जो हैं या US हैं, इनमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये जो है अभी तो कंसेप्चुअल स्टेज है, ये 6th जनरेशन हमने इसको नाम दिया है। अब हम बात करते हैं साइज के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और फिर आपके पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर, और मिनी से छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो साइज के आधार पे ये ऐसे जाएगा, लेकिन कैपेसिटी के आधार पे ऐसे जाएगा। ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, राइट। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा मिनी कंप्यूटर, से बड़ा जो है मेन फ्रेम, और उससे बड़ा जो है फिर सुपर कंप्यूटर। तो पहले सुपर कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया था वो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इसका नाम CDC 6600 रखा था। इसमें एक ही CPU था, और ये 1964 में रिलीज किया गया था। उस समय भी जब ये बना था तो $8 मिलियन की कॉस्ट से बना था। आज का लगभग 10 गुना तो मान ही लो आप, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। उस समय जो $8 मिलियन थे, आज उसकी वैल्यू लगभग $100 मिलियन के आसपास होगी। इतना महंगा था, सोचिए उस समय भी, 1964 में, राइट। तो CDC कॉर्पोरेशन ने बनाया था, इसका नाम ही रखा था CDC 6600, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ये 3 मिलियन यानी 30 लाख फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकता था, यानी फ्लॉप्स। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हम फ्लॉप्स में नापते हैं, राइट। आजकल तो US और चाइना वगैरह में एक्साफ्लॉप्स के आ गए हैं, एक्साफ्लॉप्स, राइट। खैर अभी मैं बात कर रहा हूँ जब 2023 में, तो एक ही कंप्यूटर है दुनिया में जिसकी
स्पीड एक्साफ्लॉप में है, जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो सुपर कंप्यूटर आपको क्लियर है, पहला कौन सा था? CDC 6600। भारत को बहुत डिफिकल्टी हुई 1980s में, हमने कोशिश करी सुपर कंप्यूटर बनाने की, लेकिन बना नहीं पाए। ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें सुपर कंप्यूटर मिलनी चाहिए था एकेडमिक और वेदर फॉरकास्टिंग पर्पजेज के लिए। तो 1986 में पहली बार भारत में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने किया था। इसका नाम था फ्लो सॉल्वर प्रोजेक्ट, और इनको एक सिंगल माइंडेड फोकस दिया गया था, ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि आपको सुपर कंप्यूटर बनाना है, लेकिन ये नहीं बना पाए। फिर 1987 में भारत की सरकार ने अमेरिका से जो है क्रे सुपर कंप्यूटर खरीदने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका ने हमें मना कर दिया, डिनाई कर दिया, क्योंकि अमेरिका को था कि हम इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हथियार बनाने में करेंगे, यानी वेपन्स को बनाने में करेंगे। तो भारत की सरकार ने फिर क्या किया? CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसे कहा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसे कहा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने फिर सहयोग किया, और फिर CDAC जो पुणे में है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। तो ये सबसे फेवरेट MCQ होता है और बहुत लोग गलत करते हैं। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम 8000 याद रखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ऑलमोस्ट 50% किताबों में और वेबसाइट्स पे आंसर गलत लिखा है। कई जगह पे आंसर लिखा होता है परम पद्मा। परम पद्मा नहीं है आंसर, परम 8000 है। इनफैक्ट परम पद्मा से पहले तो पता नहीं कितने सुपर कंप्यूटर आ गए थे, परम 9000, परम 10000, बहुत सारे आ गए थे। परम पद्मा तो काफी बाद में आया था। तो फिर परम पद्मा क्या है? अगर आपसे पूछें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था, यानी जिसको दुनिया के 500, देखिए हर साल एक लिस्ट निकलती है कि दुनिया के 500 सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। तो 2003 में जून में एक लिस्ट आई थी, उसमें वो 171 नंबर पे आया था। तो भारत का ये पहला सुपर कंप्यूटर था परम पद्मा, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी टॉप 500 में जिसका नंबर आया था उसका आंसर पद्मा होगा। बाकी पहला सुपर कंप्यूटर हमारा परम 8000 था, और परम 8000 और परम पद्मा के बीच में तो बहुत सारे आ गए थे। ये परम पूरी सीरीज है, परम के नाम से पूरी सीरीज है, राइट। तो किसने बनाया परम 8000 को? हमने रशिया की हेल्प से बनाया था ये। तो 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, CDAC पुणे ने बनाया था। CDAC पुणे को टेक्नोलॉजी किसने दी? इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉस्को, रशिया की कैपिटल मॉस्को में एक इंस्टीट्यूट है, ICAD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इज दैट क्लियर? तो CDAC कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। भारत के देखिए हर मंत्रालय की कोई ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है उसे बोलते हैं DRDO। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के लिए जो रिसर्च करता है वो करता है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे तो CDAC के ऑफिसेज इंडिया में बहुत जगह है, लेकिन हेडक्वार्टर पुणे में है। तो परम 8000 को बनाया किसने था? परम 8000 को विजय भटकर ने बनाया था, विजय भक्तर। और इसलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटिंग बोलते हैं, यानी भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जो आर्किटेक्ट कहा जाता है, वास्तुकार, वो विजय भक्तर को बोलते हैं। परम की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। परम की फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। फिर बहुत सारे आए, जैसा मैंने बताया आपको, परम सीरीज में तो बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो परम जो है उसके बाद परम के बाद जैसे परम 9000, परम 10000, तो ये पूरी सीरीज है। परम का मतलब होता है संस्कृत में सुप्रीम, परम का मतलब होता है सुप्रीम। और जितने भी परम कंप्यूटर हैं सारे बनाए हैं CDAC ने, जितने भी परम हैं वो सारे CDAC ने बनाए हैं। इनका टारगेट ये है कि 70 परम हमें इंस्टॉल करने हैं इंडिया में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में 70 परम कंप्यूटर हमें इंस्टॉल करने हैं, राइट। तो CDAC कब बना था? CDAC 1987 में बना था। इज दैट क्लियर? और ये परम कब बनाया था CDAC ने? 1991 में बनाया था, यानी जब CDAC बना उसके 4 साल के बाद ही उन्होंने इसको बना दिया था। तो परम 8000 के बाद एक और कंप्यूटर आया था, परम 8600 आया, फिर 9900 आया, मतलब 9000 वाली सीरीज में, फिर 10000 आया, फिर आया था परम पद्मा। तो परम पद्मा तो 11 साल बाद आया, 2002 में। तो आंसर देख के मार्क करना, ठीक है। डेटा हमेशा जो आप कंज्यूम करते हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्या मार्क करोगे? परम 8000।
अगर पूछ लें कि पहला हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो दुनिया के टॉप 500 में आया तो 2002 में बना था परम पद्मा, और 2003 की में लिस्ट आई थी जब जून 2003 में, तो उसमें ये 171 नंबर पे उस समय आया था। अब दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो हैं उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। उनमें इंडिया के कौन कौन से हैं, तो 4 हैं इंडिया के टॉप 500 में। अगर मैं आज की तारीख में बताऊं भारत का सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर है एरावत। एरावत, अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया में 75 नंबर पे है। अभी जर्मनी में इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहां पे टॉप 500 की लिस्ट आई थी दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे ताकतवर है एरावत। इसकी स्पीड कितनी है, 13 पेटाफ्लॉप्स। 13 पेटाफ्लॉप्स, मैंने आपको बताया था फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो पेटाफ्लॉप, ठीक है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा पेटा किसको बोलते हैं, 10⁻15। तो ये कहां पे इंस्टॉल है एरावत, ये सीडीएसई पुणे में ही इंस्टॉल्ड है। एरावत भारत का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है। फिर भारत का दूसरा सबसे ताकतवर कौन सा है, परम सिद्धि एआई। तो एरावत दुनिया में 75 नंबर पे आया था। परम सिद्धि एआई परम सीरीज का है ये। तो अगर आपसे पूछें भारत का सबसे ताकतवर परम कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर है परम सिद्धि एआई। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, एरावत भी। इसकी रैंक आई है दुनिया में 111, प्रत्युष की आई है 132 और मिहिर की आई है 249। तो दुनिया के 500 जो सबसे ताकतवर हैं उनमें 4 सबसे प्रोमिनेंट है इंडिया के। एरावत मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रत्युष की। प्रत्युष जो है 132 नंबर पे आया। ये लगाया है हमने भारत मौसम विज्ञान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में है। इसकी कैपेसिटी है 4 पेटाफ्लॉप्स। मिहिर की बात करते हैं। मिहिर की कैपेसिटी है 2.8 पेटाफ्लॉप, और ये नोएडा में लगा है। कहां पे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यानी दोनों ही वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। एक आईआईटीएम के द्वारा क्लाइमेट और वेदर फिनोमिना को स्टडी करने के लिए, और दूसरा जो मिहिर है वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। और ये कहां पे रखे हैं ये आपको जरूर याद रखना है। तो परम वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ऑब्वियसली बहुत सारे परम आ चुके हैं अब तक, राइट, 20 से ज्यादा परम आ चुके हैं, तो सारे तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ 2022 से जितने भी परम आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2022 से पहले भी 2021 या 20 में जो आए उतने पुराने एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आईआईटी कानपुर में हमने कौन सा परम लगाया है, परम संगणक 2020 में लगाया था, उतना नहीं, लेकिन हाँ 2022 ऑनवर्ड आपसे पूछेंगे। तो 2022 से जो जो परम कंप्यूटर आए हैं, परम प्रवेग, परम प्रवेग जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में लगाया गया है। इसकी कैपेसिटी 3.3 पेटाफ्लॉप है। ये कैपेसिटी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ एरावत की कैपेसिटी आ सकती है, मिहिर, प्रत्युष और परम सिद्धि एआई की कैपेसिटी आ सकती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। परम गंगा, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में हमने लगाया परम प्रवेग जनवरी 2022 में। परम गंगा हमने आईआईटी रुड़की में लगाया है, आईआईटी रुड़की। तो सीडीएसई का टारगेट क्या है, 70 परम कंप्यूटर हमें लगाने हैं इंडिया में, ठीक है, 70 हमें टोटल लगाने हैं। तो परम गंगा को लगाया है आईआईटी रुड़की में। इसकी कैपेसिटी 1.67 पेटाफ्लॉप है। परम शक्ति, ये मार्च 2022 में लगा था। इसकी कैपेसिटी 1.6 पेटाफ्लॉप है, और ये आईआईटी खड़गपुर में लगाया गया था। परम शक्ति, ठीक है, परम शक्ति कहां लगाया गया था, आईआईटी खड़गपुर। परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई जो है ये सीडीएसई पुणे में ही इंस्टॉल्ड है, और ये भारत का सबसे पावरफुल परम है, परम सिद्धि एआई। इसकी पीक कैपेसिटी है 5.267, यानी यहां तक ये जा सकता है, और एवरेज जो इसकी रहती है रफली वो 4.6 रहती है, लेकिन ये पीक 5.2 पेटाफ्लॉप तक जा सकता है। ये सबसे पावरफुल भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर या परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है हमारा एरावत। एरावत के बाद परम सिद्धि एआई भारत का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, लेकिन परम सीरीज का ये सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और कहां पे लगा है ये, सीडीएसई पुणे। अब हम बात करते हैं परम शिवाय। 2022 में पीएम मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया था, तो उस समय बहुत न्यूज में आया था। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, जिसका अब आईआईटी हो गया है नाम। बीएचयू का जो इंजीनियरिंग वाला कॉलेज है ना, अब उसे आईआईटी बीएचयू बोलते हैं, राइट। तो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पीएम मोदी की है, वहीं पे इन्होंने किया था। इसकी कैपेसिटी है 0.84 पेटाफ्लॉप्स। फिर कुछ और हैं, 2022 में ही सारे इंस्टॉल हुए हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट नाम है। परम अनंत, ये इसकी कैपेसिटी 838 टेराफ्लॉप है, और आईआईटी गांधीनगर में हुआ था। आप चाहें तो कैपेसिटी छोड़ सकते हैं। परम हिमालय,
आईआईटी मंडी में हुआ था, इसकी कैपेसिटी भी 838 टेराफ्लॉप है। और परम कामरूप, कामरूप जो है ये आईआईटी गुवाहाटी में हुआ था, इसकी कैपेसिटी 1.5 पेटाफ्लॉप्स है। परम पोरुल ये एनआईटी त्रिची या तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं तमिलनाडु में, वहां पे हुआ था 2022 में इंस्टॉल, इसकी कैपेसिटी 838 ही है। अब एक कंप्यूटर 2024 में इंस्टॉल किया जाएगा, परम शंख, ये आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। और ये एक्सा स्केल पे होगा, यानी इसकी कैपेसिटी पेटाफ्लॉप नहीं बल्कि एक्साफ्लॉप में होगी। तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर होगा जिसकी कैपेसिटी एक्साफ्लॉप में होगी। इसे भी सीडीएसई बना रहा है क्योंकि जितने भी परम कंप्यूटर हैं सबको सीडीएसई ने बनाया है। 2024 में होगा परम शंख। तो 2015 में भारत सरकार ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट किया था। ये बहुत फेवरेट एमसीक्यू है कि कौन से साल में किया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये किया था 2015 में। अभी तक भारत 18 जो है वो सुपर कंप्यूटर बना चुका है इस मिशन के तहत, और हम 9 और बना रहे हैं। ये अभी अनाउंस हुआ था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कि हम 18 तो बना चुके, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 18 सुपर कंप्यूटर हम बना चुके हैं ऑलरेडी 2015 से अब तक, यानी 2023 तक, और 9 हब और बनाने वाले हैं। तो इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को 2 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो 2 मंत्रालय से मिलकर चला रहे हैं। और फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये एमसीक्यू है, फुल फॉर्म याद रखिए। फ्लॉप्स एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसमें हम सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ज्यादातर की कैपेसिटी पेटाफ्लॉप यानी 10⁻15 फ्लॉप को पेटाफ्लॉप बोलते हैं, लेकिन अब एक्सा फ्लॉप का जमाना आ रहा है। तो भारत का पहला एक्सा फ्लॉप कैपेसिटी का सुपर कंप्यूटर होगा परम शंख, और दुनिया का जो सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है वो भी एक्सा फ्लॉप कैपेसिटी में है। भारत के तो ज्यादातर सुपर कंप्यूटर टेरा या पेटाफ्लॉप में है, पेटा में भी सिर्फ 4-5 ही हैं, ज्यादातर तो टेराफ्लॉप्स में है। तो दुनिया के 5 सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? बिल्कुल लेटेस्ट 2023 में जो लिस्ट आई है, तो नंबर 1 पे है फ्रंटियर। ये ह्यूलेट पैकर्ड यानी एचपी कंपनी ने बनाया है, अमेरिका की, तो अमेरिकन है फ्रंटियर। इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं एक्सा फ्लॉप में है, 1.1 एक्सा फ्लॉप पर सेकेंड। फिर फुगाकू है जापान का, इसकी है 442 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड, यानी आप देख सकते हैं जो सबसे फास्टेस्ट है फ्रंटियर, सेकंड नंबर पे जो आता है उसके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसकी कैपेसिटी है। 4 × 3 इज 1.2, ऑलमोस्ट 3। तीसरा सबसे फास्टेस्ट है लूमी जो फिनलैंड का है, इसकी है 151 पेटाफ्लॉप। लियोनार्डो जो है इटली का चौथे नंबर पे है, इसकी है 174 पेटाफ्लॉप। और एक्चुअली यहाँ पे ये मैक्सिमम स्पीड दी है, ये पीक परफॉर्मेंस है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि इसकी ज्यादा है, ठीक है। लूमी तीसरे नंबर पे है, लियोनार्डो चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे है अमेरिका का आईबीएम ने बनाया है, इसका नाम है समिट, इसकी है 148 पेटाफ्लॉप। इज दैट क्लियर? तो ये हैं 5 सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया के। अब भारत 2 चीजें और बना रहा है, ये भी हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बना रहे हैं। भारत का पहला देसी इंडिजिनस सर्वर बना रहे हैं हम, सर्वर प्लेटफॉर्म, इसका नाम होगा रुद्र। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला सर्वर कौन सा है, तो वो है रुद्र जो हम बना रहे हैं। और एक त्रिनेत्र भी हम बना रहे हैं। त्रिनेत्र अगेन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में ये इंटरनोड कम्युनिकेशन को स्थापित करेगा, त्रिनेत्र। अंडरस्टूड? तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंटरकनेक्ट है जिसका नाम रखा गया है त्रिनेत्र, ये भी हम बना रहे हैं। तो आपको मैं अब मैंने सुपर कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा दिए हैं। सुपर कंप्यूटर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये सुपर कंप्यूटर है, कितना बड़ा है आप इसको देख ही सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर है, कितने कैलकुलेशन करता है ये पर सेकंड। ये आईबीएम का है, आईबीएम दुनिया में लीडर है इनको बनाने में। और अब ये 2 क्या है फिर जो दिख रहे हैं आपको? तो देखिए, मैंने आपको कहा था जो घर पे आप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा क्या होता है? ये तो ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये यानी कि ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में मैंने पूछा है कि क्या होता है, यानी इंटरमीडिएट मैंने पूछा है इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी ये क्या है? ये है मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है जो आपके घर पे
फिर होता है मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे बड़ा, और उससे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको माइक्रो में कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। माइक्रो तो आपके घर पे जो है उसमें तो कुछ वो नहीं है। हाँ, मिनी और मेन फ्रेम को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये मिड रेंज सर्वर की तरह काम करते हैं, राइट। देखिए आपके जो घर में कंप्यूटर, आप ये सोचिए उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये आपके घर में जो कंप्यूटर है वो है, लैपटॉप है या जो भी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। तो उसमें क्या कमी है, वो क्या नहीं कर सकता भाई। चलो आपने इस पे 15 ऐप खोल लिए एक साथ, अगर आप इस पे 50 ऐप खोल लोगे तो हैंग हो ही जाएगा। अगर आपकी रैम 32 GB भी है, 64 GB भी है, तो भी हैंग हो जाएगा अगर आपने 100 ऐप खोल लिए। यानी ये बहुत बड़े लेवल पे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, राइट। आपको मान लो बहुत सारा डेटा या बहुत सारा जो है प्रोसेसेस एक साथ चलाने हैं, वो ये नहीं कर पाएगा। ये तो इंडिविजुअल लेवल के लिए, आपको पर्सनल लेवल पे कुछ वेबसाइट खोलनी है, कुछ ऐप खोलने हैं, उतना तक ये है। तो क्या हुआ था, मिनी कंप्यूटर इसलिए बनाए गए कि जहां पे मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ये एक मिड रेंज सर्वर का काम करते हैं, एक छोटे सर्वर का, मिड लेवल के सर्वर का काम करते हैं। और ये एक साथ बहुत सारे यूजर्स को एंगेज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को। और ये मिड साइज सॉफ्टवेयर ऐप जो हैं, बहुत सारे यूजर्स उन दोनों को एंगेज कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में यूज होता है इनका। इनका यूज मिलिट्री डिफेंस में होता है। इनका यूज जो है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है, टेलीकम्युनिकेशन में होता है, जहां पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आपको चाहिए, राइट। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जहां आपको चाहिए, जैसे साइमुलेशन, मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस वगैरह, तो वहां पे इनका इस्तेमाल होता है मिनी कंप्यूटर का। तो मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जो घर में यूज करते हो आप, यानी माइक्रो कंप्यूटर, उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं, राइट। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर दुनिया का कौन सा था, इसका नाम है PDP-1। यहाँ पे PDP की फुल फॉर्म है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ये DEC ने बनाया था। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे PDP-11 है। आजकल जो चलते हैं मिनी कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल, तो MCQ में आता है, आपको कंप्यूटर दे देंगे, पूछेंगे कौन सा है। IBM की जो पूरी AS400 कंप्यूटर सीरीज है, मोटोरोला का 68040, MV1500, हनीवेल कंपनी बहुत सारे बनाती है, हनीवेल 200 वगैरह, ये सब एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर के। अब आते हैं उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट, मेन फ्रेम। मान लो बैंकिंग है, रेलवेज है, एयरलाइन, यहां पे लाखों करोड़ों कैलकुलेशन, एक बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन होते हैं हर सेकंड, ट्रांजैक्शन होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। जैसे यूपीआई है। अब सोचिए इंडिया में जितने भी यूपीआई हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब कौन रख रहा होगा? क्या कोई घर में आपके जो कंप्यूटर है वो रख सकता है? नहीं। क्या कोई मिनी कंप्यूटर रख सकता है? नहीं, मिनी भी कम पड़ जाता है। तो फिर हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम भी काफी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं और इनमें काफी अच्छी मेमोरी होती है, काफी अच्छी डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, और ये बिलियंस ऑफ सिंपल कैलकुलेशन या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बैंकिंग, रेलवेज, एयरलाइन वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, राइट। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है कमर्शियल डेटाबेसिस को मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शन, सर्वर, और जहां हाई सिक्योरिटी, हाई रेजिलियंसी, एजिलिटी चाहिए, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 100 MIPS के आसपास होती है, राइट। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ऑब्वियसली मेन फ्रेम से तो नीचे ही होते हैं, तो इनकी 10 से 30 MIPS जो होती है वो स्पीड होती है। हम इनकी स्पीड जो है वो MIPS में कैलकुलेट करते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो MIPS है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसको बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, आप देख ही सकते हैं ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था हार्वर्ड एकेन ने, इसका नाम ही रखा था हार्वर्ड मार्क 1, IBM के साथ मिलकर बनाया था। और पहला जो माइक्रो कंप्यूटर बना था, जैसे आपके घर में है जो, वो किसने बनाया था? उसका नाम था मिकराल, और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, R2E, रियलाइजेशन देतुद इलेक्ट्रॉनिक, फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन R2E ने बनाया था पहला माइक्रो कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इनमें एक चीज हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं EBCDIC, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8 बिट लंबा होता है EBCDIC। बस ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि EBCDIC जो होता है ये किस में यूज होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है, और IBM ने पहली बार किया था। अब मैं IBM की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, तो वहां पे उन्होंने
बहुत सारे मॉडल रखे हुए हैं बेचने के लिए अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इन्होंने कहा है कि आजकल काफ़ी छोटे हो गए हैं। जो मैंने आपको दिखाए थे पुराना IBM वाला जो मेन फ्रेम था वो काफ़ी बड़ा था, तो अब काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो पहले आते थे बिग आयरन मशीन, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का दूसरा नाम बिग आयरन भी था, लेकिन बिग आयरन वाले जो हैं वो पुराने थे। तो पहले बिग आयरन चलते थे, लेकिन अब जो है मेन फ्रेम काफ़ी रिलेटिवली साइज में छोटे हो गए हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं इसमें। इस वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो था। और मिलता हूं आपको अगले टॉपिक में जिसका नाम होगा हार्डवेयर यानी इनपुट एंड आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।